हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं आप सभी के लिए फाउंडेशन क्लास का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। देखो, आप ना बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हो, बॉटनी में, जूलॉजी में, तो वहाँ पे ना बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं। तो आप ना बहुत कंफ्यूज करते हो, हमेशा परेशान होते हो कि आपको साइंटिस्ट का नाम और ईयर नहीं पता होता है कि उनका डिस्कवरी कब हुआ। जैसे आपको पता है क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी कब की थी, ट्रांसफॉर्मेशन का खोज कब किया गया था, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल कब दिया गया था, कब नोबेल प्राइज मिला। तो ऐसा ना लोगों को थोड़ा डाउट होता है। तो मैं कहता हूँ ना, आपको ईयर को लेके कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ईयर वाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मुश्किल है कि बहुत कभी कभी अगर 4 एग्जाम हो रहे हैं तो एक एग्जाम में एक ईयर का क्वेश्चन आ गया, मतलब एक ईयर से रिलेटेड, कोई काम से रिलेटेड, डिस्कवरी से रिलेटेड पूछा गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया साइंटिस्ट के नाम पे। समझ रहे हो मेरे बात को? तो यहाँ पे हम ना डिटेल में बात करेंगे एक एक साइंटिस्ट का, जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है उनके बारे में, उन्होंने किया क्या है उसके बारे में, और थोड़ा सा ब्रीफली लेके चलेंगे। ये तो फाउंडेशन क्लास है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। एक्चुअल क्लासेस आपका रन करेगा 11th ऑफ द जून से। तो आप अगर हमारे कोर्स में अभी तक आपने आप कोई इनरोल नहीं किए तो कोर्स में इनरोल करवा लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे हमारे कोर्स को। तो चलो हम शुरू करते हैं। पेन मैंने चूज कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे सामने पहले साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट मेयर। तो मेयर के बारे में क्वेश्चन कहाँ से बनता है पता है आपको? मेयर पूछता है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था। तो कॉपी पे नोट करो, मेयर ने दिया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। आप कहोगे सर ये स्पीसीज क्या होता है? तो स्पीसीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है एक स्पीसीज की जो आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल प्रोजेनी, यानी कि ऐसे बच्चे को पैदा कर सकता है जो आपस में रिप्रोड्यूस करके और बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो होते हैं फर्टाइल प्रोजेनी। अब कहोगे सर फर्टाइल प्रोजेनी कर रहे हैं तो कोई ऐसा भी है क्या कि वो आपस में रिप्रोड्यूस करे तो उनका बच्चा रिप्रोड्यूस ना करे? बिल्कुल। आप देखोगे इंटर स्पेसिफिक जो क्रॉसेस होते हैं, जैसे गधे और घोड़े के बीच में, मतलब गधी और घोड़े के बीच में अगर क्रॉस हो रहा है, ठीक है, कैपुलेशन हो रहा है, तो उनका जो बच्चा रहेगा खच्चर बनेगा, और खच्चर जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये इतना आपको पता चल गया स्पीसीज के बारे में। देखो, अर्नेस्ट मेयर जी को अवार्ड दिया गया ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैंने किसी एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप पीजीटी टीजीटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम देंगे, तो ये पूछेगा। और इनको देखो क्या क्या दिया गया। बेल्जियन प्राइज दिया गया 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में, एन कैराफोर्ड प्राइज इन 1990 में दिया गया। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अर्नेस्ट मेयर। एक क्वेश्चन, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में बताया था कि जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगले हमारे साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस, सीवी लीनियस। ठीक है, तो इनके बारे में कौन नहीं जानता है? पता है क्या आपको? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैरोलस लीनियस, तो इन्होंने अपना बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर देने के बाद नाम रखा। तो इसके पहले इनका क्या नाम था? कैरोलस लीनियस जी का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से पहले क्या नाम था, आपको पता है? पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इन्होंने ना देखो, पहले ऑर्गेनिज्म को जैसे अलग अलग ऐसे करके किसी ने पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर दे दिया, कोई कुछ कह रहा है, जैसे आलू कह रहा है, पटाटा कह रहा है, ऐसे करके ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग जानवर का, अलग अलग प्लांट का अलग अलग नाम था, तो लोग पहचान नहीं पाते थे। तो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लेके आए कैरोलस लीनियस, सिस्टेमा नेचुरी करके उनकी रचना है करके, तो उसमें इन्होंने बताया था। तो ये दिए बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो जो पहला नाम होता है वो जीनस का नाम होता है, जेनेरिक नेम, और दूसरा नाम जो होता है वो स्पीसीज का नेम होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ठीक है, तो इन्होंने दिया बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। देखो, यही सिस्टेमा नेचुरी करके बुक लिखा था। इसके साथ साथ कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। आप कहोगे सर ये क्या मतलब है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन? तो देखो ना, आप अलग अलग प्लांट के बारे में देखते हो, तो प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है, तो हम जैसे 3-4 तरीके से, मोस्टली 3 तरीके से देखते हैं। पहला सिस्टम आर्टिफिशियल, दूसरा हम देखते हैं नेचुरल, और तीसरा देखते हैं फाइलोजेनेटिक। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने ना आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन दिया था फ्यू मार्फोलॉजिकल करेक्टर को ध्यान में रख के। किसको ध्यान में रख के?
फ्यू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में रख के, और वो क्या मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर था, वो था आपका स्टेमेन। स्टेमेन के नंबर के आधार पे इन्होंने प्लांट को 24 क्लासेस में बांट दिया, 24 भागों में बांट दिया। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस जी ने दिया। अब देखो हमने बात किया, आपको ये सब नोट कर लो, एग्जाम में देखो आएगा। हमने बात किया नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन का। नेचुरल सिस्टम किसने दिया था पता है, किसने दिया था? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और आप देखो फाइलोजेनेटिक में तो बहुत है, लेकिन मैं कहता हूं आप याद करो हचिंसन का, जिन्होंने एक बुक भी लिखा, फैमिली ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। तो आपसे फाइलो जैसे ऐसे देखिए क्वेश्चन करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने लीनियर जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन से भी रिलेटेड है, इन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया में बांटा। अब देखो जब हम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन अपने क्लास में पढ़ेंगे एक्चुअल में, तो आप देखोगे जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हिकल ने दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया, फिर 6 किंगडम के बारे में कार्ल वूज ने बताया। तो ये सारे हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया थे जो इन लोगों ने फॉलो किया अपने क्लासिफिकेशन के दौरान। हमें क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी, समझ रहे हो बात को? आगे चले अगले साइंटिस्ट पे। अब देखो जॉन रे मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा जरूरी है, फिर भी इनके बुक का नाम याद रखना, ये भी क्लासिफिकेशन से ही संबंधित है। इन्होंने हिस्टोरिया जेनरलिस प्लांटेरम, बुक का नाम पूछा जाता है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। देखो अब देखो जूलियन हक्सले, तो जूलियन हक्सले जो हैं उन्होंने न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म दिया था, ठीक है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर इन्होंने न्यू सिस्टमैटिक्स दिया तो सिस्टमैटिक्स टर्म किसने दिया, और सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? क्या सर हमको नहीं पता है? देखो नहीं पता है तो पता करके कमेंट सेक्शन में इसलिए कहने के लिए बोलता हूँ क्योंकि आप ना थोड़ा सा अपने से सर्च करोगे, आपको जो पता रहेगा। जैसे आपको नहीं आ रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन देखो, वहाँ पे शायद किसी ने कमेंट कर रखा होगा, है कि नहीं? हाँ देखो ये तो बहुत जरूरी है, इनको हमें पहले रखना चाहिए। अरिस्टोटल, इनको हिंदी में हम अरस्तु बोलते हैं, अरस्तु। सबसे पहले जब हम बायोलॉजी जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं, तो इनको हम फादर ऑफ द बायोलॉजी या फादर ऑफ द जूलॉजी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में रख के, मतलब कोई प्लांट है कैसा दिखता है, तो प्लांट को 3 भागों में बांट दिया था, प्लांट को क्लासिफाई किया था, जैसे ट्री में, सर्ब में और हर्ब में, समझ रहे हो ना। और इन्होंने एनिमल को भी 2 भागों में बांट दिया था, जिनके पास रेड ब्लड सेल था उन्हें इनीमा कहा, जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं था एनिमा, मतलब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट को ऐसे ब्लड के आधार पे। हाँ डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में। चलो आगे चलते हैं, नोट करते चलो। देखो हमने ना विटेकर के बारे में भी हमने जिक्र किया था, जब हम लीनियस के बारे में देख रहे थे तो हमने विटेकर के बारे में जिक्र किया था। हमने बताया था इन्होंने कुछ कैरेक्टर को ध्यान में रख के, सेल स्ट्रक्चर को रख के ध्यान में, न्यूट्रिशन को ध्यान में रख के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें थी आपको पता ही है, क्या क्या चीज़ें थी। पहला था देखो मोनेरा, मोनेरा मतलब थे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे मोनेरा में। फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो, देखो वो मोनेरा में रहे, फंजाई में रहे, प्लांटी में रहे, एनिमेलिया में रहे, प्रोटिस्टा के अंदर कोई भी है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, वो प्रोटिस्टा के अंदर जाएगा। फिर देखो फंजाई है, फंजाई को पता है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जो एब्जॉर्प्टिव टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, दैट इज द फंजाई। प्लांटी क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये है। और एनिमेलिया जो है इंजेस्टिव टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमेलिया को तो शायद हम बॉटनी में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है मोनेरा हो गया, हम माइक्रोबायोलॉजी में प्रोटिस्टा भी पढ़ लेंगे, और फंजाई भी और प्लांटी भी। इनका क्राइटेरिया क्या था? सेल स्ट्रक्चर था, वो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में डाल दिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा में डाल दिया, और ये सब मल्टीसेलुलर थे। फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी रखा। अब देखो लुईस पाश्चर, अब लुईस पाश्चर जी को जैसे आपने सुना होगा जब इवोल्यूशन के टाइम पे काम चल रहा था तो लोग कह रहे थे कि भैया क्या होता है
ऐसे करके कुछ एबायोटिक चीज़ें से जीवन उत्पन्न हो जाती है, बाली रख दो तो चूहा उत्पन्न हो जाता है, कीचड़ से मेढक निकल जाता है। ठीक है, तो पाश्चर ने 1862 में अपना काम किया स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने ओमनी वाइवम एक्स विवो का कॉन्सेप्ट दिया था। ये लिख लेना, ओमनी वाइवम एक्स विवो, ओमनी वाइवम एक्स विवो यानी कि जीवों से जीवों की उत्पत्ति होती है भाई, समझ रहे। तो इन्होंने देखो वायरस टर्म भी दिया था, वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, वायरस टर्म गिवन बाय पाश्चर। ठीक है, वायरस खोजा किसने था, इवानोव्स्की ने ना, हाँ जी। तेज लोग हो, वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, किसने किया था, कमेंट देख रहा हूं मैं, किसने किया था वायरस को क्रिस्टलाइज, लाइव कमेंट किया करो, लाइक भी कर दो। हाँ स्टैनले, देखो सही बताया, स्टैनले ने किया था। इवानोव्स्की, तो इन्होंने टीएमबी के बारे में बताया, इन्होंने वायरस को खोज लिया था और बता दिया था कि भाई वायरस जो है बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये कोर है भाई, कोर है। अगर ये चीज़ आप साइंटिस्ट के बारे में जान रहे हो, जैसे आप, जैसे हम ही हैं विशाल सर, आपके कहोगे विशाल सर कौन है, बीएचयू से एमएससी किए हैं, नेट जेआरएफ निकला है, हम लोग को पढ़ाते हैं, ऐसे करके है। तो हमारे बारे में तो ऐसे ही इन लोगों के बारे में जानोगे, इवानोव्स्की, तो इवानोव्स्की से वायरस पे आ जाओगे, कहोगे वायरस जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है, वायरस जो है जिंदा भी है मरा हुआ भी है, वायरस के पास कोई भी ऐसा मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होता है, इसलिए इंट्रासेलुलर ओब्लिगेटरी पैरासाइट होता है होस्ट के ऊपर। समझ रहे हो ना, ऐसे ही चलोगे आराम से एकदम। अब बेजेरिंग है, बेजेरिंग ने कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरिया का फिल्टर पेपर होता है उससे वायरस जो है वो निकल जाता है, छन जाता है, यानी कि ये बैक्टीरिया से छोटा है। तो कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम के बारे में बताया था। स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है भाई, और इन्होंने ही बताया कि जो वायरस होता है ना, अगर होस्ट से बाहर रहेगा तो ये मरा हुआ फॉर्म में रहेगा, यानी कि इनर्ट फॉर्म में रहेगा। स्टैनले के बारे में देखो, टियोडाइनर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टियोडाइनर हो गए, प्रूसिनर हो गए, हम माइक्रोबायोलॉजी में फिर से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट है क्या क्या किए। तो इन्होंने एक आरएनए को खोजा, टियोडाइनर ने। ये एक ऐसा आरएनए था जो इन्फेक्शियस नेचर का था, और इन्होंने इसको वायरॉयड टर्म दिया, वायरॉयड टर्म दिया। ये जो वायरॉयड था ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कर रहा था, कडांग कडांग डिजीज कर रहा था, और बहुत सारे डिजीज हैं, हम देखेंगे डिटेल में। देखो अब देखो, टियोडाइनर ने क्या खोजा, वायरॉयड को खोजा। वायरॉयड जो था पोटेंट, मतलब ऐसे पूछेगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होता है, कडांग कडांग डिजीज किससे होता है, वायरॉयड क्या होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऐसे ना लिखते चलो अभी से। अब ना फाउंडेशन क्लास शुरू है, तो अगर आप 2025 के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो लिखते चलो। और देखो अभी आपका इलाहाबाद का आ रहा है, लखनऊ का आ रहा है, इस साल के लिए भी हो ना, तो ये चीज आएगा। आप पेपर दे के आना, मैं दिखा दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा बैटरी चेक कर लेता हूँ कितना है, 22% है, हो जाएगा। कार्ल लूज के बारे में हमने बात किया है। कार्ल लूज ने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन यानी 6 किंगडम के बारे में बता दिया। ये थे आर्किया थे, बैक्टीरिया थे, यूकैरिया थे। टेमिन, अब देखो टेमिन एंड बाल्टीमोर करके थे ना, जैसे आपको पता है एक साइंटिस्ट के बारे में, क्रिक के बारे में, उन्होंने क्या दिया था पता है आपको, क्रिक ने दिया था सेंट्रल डोग्मा। क्या दिया था, सेंट्रल डोग्मा दिया था। सेंट्रल डोग्मा नहीं पता, अरे सेंट्रल डोग्मा का मतलब देखो क्या है, डीएनए होता है, तो इन्होंने कहा डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता है ना, ये था सेंट्रल डोग्मा, जो कि एक सीधी रेखा में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो था। लेकिन ये टेमिन और बाल्टीमोरा है ना, कहें कि भैया जरूरी नहीं कि हमेशा डीएनए से आरएनए ही बने, ये कभी कभी ऐसा होता है कि आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसे हम बोलते हैं, टेमिनिज्म बोलते हैं। तो यही टेमिन एंड बाल्टीमोर बताए। अब देखो हमने टियोडाइनर के बारे में पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही एक है प्रूसिनर, हमारे 1997 में इन्होंने ना एक ऐसे प्रोटीन पार्टिकल का खोज कर लिया जहां पे डीएनए आरएनए नहीं था, सिर्फ सिर्फ क्या था, प्रोटीन पार्टिकल था। मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं सर, थोड़ा धीमे चल सकते हैं क्या, अरे देखो ना, जल्दी जल्दी कर लो, फाउंडेशन कोर्स है ये, ठीक है। आपको काफ़ी चीज़ें आती भी हैं, क्लास में आराम से भी पढ़ाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा तेज चल रहा हूँ। क्या जी, मैं ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ, बैटरी भी नहीं है और मैं शादी में आया हुआ हूँ, ठीक है, और सब इतना तेज चिल्ला रहे। अभी डीजे चालू हो जाएगा ना, तो फिर लेक्चर नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा।
आराम से कर रहे हैं। तो प्रोटीन था जो कि इन्फेक्शियस नेचर का था, इसके वजह से मैड काउ डिजीज और कुरू डिजीज होता था, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1997। देखो हमने हीकेल के बारे में बात किया। हीकेल हीकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, जो कि था प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्होंने टर्म प्रोटिस्टा भी दिया गया। अब देखो लीवेनहॉक, किताब का नाम याद करना, लीवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, फिर आरबीसी की डिस्कवरी की थी, स्पर्म की डिस्कवरी की थी, प्रोटोजोआ की डिस्कवरी की थी। देखो अगर आपसे सेल की डिस्कवरी के बारे में पूछे, किसके डिस्कवरी के बारे में, सेल की डिस्कवरी के बारे में पूछे, तो वो रॉबर्ट हुक हैं, ठीक है। एक्चुअली में उन्होंने सेल की नहीं, सेल वाल की डिस्कवरी की थी, सेल वाल को देखा था, है कि नहीं, समझ रहे हो बात को। अगर आपसे कोई पूछे लिविंग सेल की डिस्कवरी के बारे में, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी जो है वो किए थे आपके लीवेनहॉक, और इन्होंने एक किताब भी लिखा था, और उस किताब का नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर बुक। क्या नाम है? सीक्रेट ऑफ द नेचर बुक। और लीवेनहॉक कहाँ के थे? हॉलैंड के थे, ये भी याद कर लेना। अब देखो लीडरबर्ग एंड टैटम, तो जब आप बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो बैक्टीरिया में 3 तरह का रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है। एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, 3 तरह से होता है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो कंजुगेशन की डिस्कवरी किए थे लीडरबर्ग एंड टैटम ने इस क्रिया कोलाई में। अगले हमारे हैं फ्लेमिंग, ठीक है। 1 मिनट देख लेता हूँ कितने मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे लीडरबर्ग और टैटम के बारे में। तो इन्होंने कंजुगेशन का खोज किया था। ट्रांसफॉर्मेशन का खोज किसने किया था? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात कर लें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का खोज किसने किया था? 1928 में किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था। तो हम डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पे हम डिटेल में ये सब चीज़ें देखेंगे। हो सकता है कि आपको आवाज़ थोड़ा सा गूंज रहा हो, तो मैनेज करना आवाज़ को भाई, ठीक है। थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। तो हमारे अगले साइंटिस्ट हैं फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी 1928 में, ये ना एक उसमें वर्ल्ड वार हो रहा था, तो ये एक बैक्टीरिया था स्टेफाइलोकोकस। ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ें भी मैं लिख रहा हूँ तो स्टेफाइलोकोकस के ऊपर काम कर रहे थे, जो कि घाव करा दे रहा था। जो जंग में सिपाही घायल हो रहे थे ना, तो घाव करा दे रहा था, तो वो पक जा रहे थे ऐसे, मतलब वो फोड़ा टाइप का बन जा रहा था, तो उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो गलती से इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी कर दी, पेनिसिलियम नोटेटम से। फिर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन का पूछता है कि पेनिसिलिन का लार्ज स्केल पे किससे हम प्रोडक्शन करते हैं, तो वो है आपका पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। अब देखो नुकार्ड एंड रास ने माइकोप्लाज्मा के को डिस्कवर कर लिया था। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया था जो सेल वाल लेस था। कैसा था? सेल वाल लेस था। तो इसको हम बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, या यमल्लो या पीपी येल्लो। और ये कराता है आपका, क्या कराता है? बंची टापा, बनाना कि पपाया? बताओ क्या कराता है? माइकोप्लाज्मा क्या कराता है? आप कमेंट सेक्शन में बताओ माइकोप्लाज्मा क्या कराता है। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम इसे बोलते हैं। चलो अब देखो कैथरीन इसाऊ है, तो इन्होंने, इनसे बस शायद एक क्वेश्चन पूछ सकता है कैथरीन इसाऊ से। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट करके जो बुक है वो किसने लिखा था, और ये किसने बताया था कि जो वायरस है वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा फैलता है। तो वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो फूड कंडक्शन के द्वारा, फ्लोएम के टिश्यू के द्वारा फैलता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जीएम रामचंद्रन, ये देखो ना, प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किए थे। और ये ना मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, इसका खोज किया था। और उन्होंने इसके साथ साथ ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन। चलो बताओ कोलेजन में कौन कौन सा अमीनो एसिड होता है? कौन कौन सा? ग्लाइसिन और प्रोलीन होता है मोस्टली, सही बात कर रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने रामचंद्रन प्लॉट के बारे में बताया। जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो रामचंद्रन प्लॉट के बारे में भी देखेंगे। अगले हमारे साइंटिस्ट है लाइनस पाउलिंग। तो इन्होंने मॉडल दिया था अल्फा हेलिक्स और बीटा सीड के लिए। तो देखो ना, प्रोटीन के ना कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे क्या होता है, प्राइमरी होता है जहाँ पे सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, फिर टर्शियरी होता है जो एंजाइम में होता है,
फिर क्वांटिटेटिव भी आता है मायोग्लोबिन ये सब में, तो हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे स्लाइडेन एंड स्वान है, तो ये दोनों ना बस इनके बारे में इतना समझो, स्लाइडेन एंड स्वान जो है इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था, इतना समझो, सेल थ्योरी। लेकिन स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बता पाया था कि ये जो न्यू सेल है वो कैसे बनता है। तो बाद में कौन आए थे आपके, हम देखते हैं कौन आए थे आगे, ये आए थे ना रुडोल्फ विर्को। तो रुडोल्फ विर्को ने बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुली होती है, माने कि जो पहले से सेल एग्जिस्ट करती है उसी के डिवीजन से नया सेल बनता है। तो रुडोल्फ विर्को ने देखो आइडिया ऑफ सेल थ्योरी पूछे किसने दिया, ड्यूटरोचेट ने दिया। सेल थ्योरी किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। फिर सेल न्यू सेल कैसे बनता है, तो ये किसने बताया, विर्को ने बताया। अब देखो ये सिंगर एंड निकोलसन है, ठीक है। तो सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताए थे, यानी हमें बताए थे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये किससे किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेकेराइड के फॉर्म में होता है। तो ये बताया था कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड होता है, फ्लूइड नेचर के होते हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने ही बताया था। अब देखो कैमिलो गोल्जी ने देखा था, गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था जो कि सेक्रेशन में इन्वॉल्व थी, ठीक है भाई। जार पेलाडे ने राइबोसोम को खोजा, बस इतना समझो, बहुत जरूरी बहुत लोग ना छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा आर्किड के रूट सेल में, कहाँ पे, आर्किड के रूट सेल में ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा था। फ्लेमिंग ने देखो क्रोमेटीन को खोज लिया था, फ्लेमिंग ने किसको खोज लिया था, क्रोमेटीन को। क्रोमेटीन में क्या था, डीएनए था और क्या था, प्रोटीन था। एंटिनोवा लियोनहॉक हमने पीछे भी बात किया है, इन्होंने ही लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। किसका डिस्कवरी की है, लिविंग सेल का। अब देखो हाइबरलैंड, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, तो इन्होंने ही, ये फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर है, क्या है ये, फादर है किसके, प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर है ना। तो इन्होंने टोटीपोटेंसी के बारे में बताया था। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, अगर कोई प्लांट का सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, तो उससे क्या होता है, होल प्लांट बनने की कैपेबिलिटी होती है, होल प्लांट बनने की कैपेबिलिटी, ठीक है। तो प्लांट का स्टेम हो गया, लीफ हो गया, सारे टोटीपोटेंसी शो करते हैं। अच्छा बताओ, ह्यूमन के अंदर ऐसा कोई सेल है, ऐसा कोई चीज जानते हो जो टोटीपोटेंसी होता है, टोटीपोटेंसी शो करता है, क्या कह रहे हो, बाल बाल नहीं शो करता है, और कुछ बताओ, जिससे पूरा होल होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ऐसा कोई सेल। लो लेवल पे जाओ, फर्टिलाइजेशन लेवल पे, तब समझ में आएगा। हाँ चलो, हॉपमिस्टर है, तो हॉपमिस्टर ने क्या किया था, तो हॉपमिस्टर ने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बताया था, और इन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा था ट्रेस्केंडेंसिया के पॉलन मदर सेल में। देखो हक्सले ने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, और इन्होंने न्यू सिस्टमैटिक टर्म भी दिया था। समझ में आ रहा है ये सब बातें, हाँ क्यों नहीं समझ में आएगा। चलो हमारा अगला अगला हमारा स्लाइड है रॉबर्ट हुक के बारे में। तो इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था ओक सेल से, तो ओक का कार्क था वहां पे इन्होंने देखा था। तो इन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था, एक्चुअली में सेल वाल को, और इन्होंने टर्म सेल दिया, और ये फादर ऑफ साइटोलॉजी कहलाए। और देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, माइक्रोग्राफिया बुक, तो माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखा था, रॉबर्ट हुक ने लिखा था। ये बताओ, सीक्रेट्स ऑफ सेल, ये हमने बताया था ना, ल्यूवेनहॉक ने लिखा था। कुरुसावा, तो कुरुसावा भी बहुत जरूरी है, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी में हार्मोन पढ़ते हैं। तो कुरुसावा ने धान का फसल देखा था जो कि एकाएक बढ़ जा रहा था, तो जिसके वजह से हो रहा था पकेन डिजीज ऑफ सीडलिंग, तो कुरुसावा ने डिस्कवर किया था। एक काम करता हूं मैं, कितना मिनट हुआ, 20-25 मिनट क्लास तो हो ही गया होगा। एक्चुअली में बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा है ना, और मुझे ना ऐसा रूम में ऐसे बंद होके ना रिकॉर्ड करने में भी मेरा आवाज ही मेरे को आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने चीजें बताया हूँ, जितने भी साइंटिस्ट हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ना, और ये जो पीपीटी है जो हमारे कोर्स में जो इनरोल किए हैं उनको हम ये पीपीटी भेज देंगे, है ना, कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि आज 16 है तो 17 को लेक्चर ना आए, क्योंकि कल तो बहुत ही काम रहेगा। 17 18 से कंटिन्यू करेंगे, तो आराम से पढ़ो, लगे रहो हमारे साथ।
चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई मैनेज करना पड़ता है चीज़ ना, क्या गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप कहीं जाते हो ना घूमने, नहीं काम करते हो, आपके विशाल से शादी में आए हैं, लोग इतना इतना भीड़ है फिर भी ये लुका लुका के ऐसे छुप छुप के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है काम करना है तो करना है, लेकिन कल नहीं हो जा पाएगा। अभी मैं डीजे बंद करवाया हूँ, अभी जैसे ही बाहर निकलूंगा सब बजाने लगेंगे, फिर भी सब चिल्ला रहे हैं। शायद माइक की वजह से आपके पास ना जा रही हो आवाज़, लेकिन मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है ना। कुछ तो हो ना भाई। अच्छा सर, कल का लेक्चर 50 मिनट का था, आज 25 मिनट का ही सिर्फ। अरे भाई करवा देंगे, लाइव क्लास भी तो होती है टेलीग्राम पे। चलो चलो ठीक है, ज्वाइन करना रहेगा तो हमारे नंबर पे कॉल कर लेना, हम आपको बता देंगे कैसे कोर्स ज्वाइन करना है।